तो आइए हम शुरू करते हैं। अग्नाशय जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज के बारे में डिटेल में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो अग्नाशय या पैंक्रियाज होता है उससे कितने हार्मोन्स निकलते हैं और उनका उपयोग क्या है, हमारे शरीर में उनकी उपयोगिता क्या है। तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में एक विशेष क्षेत्र पाया जाता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सामान्यतः 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा और एफ कोशिकाएं कहते हैं। इसमें अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा कोशिकाएं जो है वो महत्वपूर्ण हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जबकि जो एफ कोशिकाएं होती हैं वो कुछ पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स का निर्माण करती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ कोशिकाओं के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं के बारे में ही बताया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इंसुलिन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और 51 एमिनो एसिड से बना होता है। ध्यान रखेंगे कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जहाँ भी आएगा अपने को ये समझ लेना है कि वो एक प्रोटीन है, मतलब ऐसा हार्मोन जो कि प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड है। और पॉलीपेप्टाइड होने का रीज़न ये है कि वो अमीनो अम्ल के बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, इसलिए एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और पॉलीपेप्टाइड होने की वजह से वो प्रोटीन भी है। यह ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इंसुलिन के बारे में एक चीज़ हम स्पष्ट रूप से जान लें कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इंसुलिन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जान लेते हैं, एग्ज़ाम में आने पर हम सही भी कर देते हैं, पर एग्जैक्टली इंसुलिन का काम क्या होता है शरीर में, इससे ये हम नहीं जान पाते, या इसे जानने से हम बचते हैं, या कोई हमें बता नहीं पाता। तो हम जान लेते हैं कि इंसुलिन का काम क्या है। बेसिकली मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता दूं कि इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में कोशिकाओं के लिए एक गेटवे का कार्य करता है। इंसुलिन अगर नहीं होगा तो हमारी कोशिकाएं हमारे द्वारा लिए गए भोजन, पचे हुए भोजन को ग्रहण नहीं करेंगी, और जब वो ग्रहण नहीं करेंगी तो ऊर्जा का उत्पादन उस भोजन से वो नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी कोशिकाओं और रक्त के बीच में एक गेटवे है जो कि इंसुलिन है। अगर इंसुलिन है तो ये पाथवे ओपन होगा और रक्त से हमारी कोशिकाएं जो हैं वो पचे हुए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगी और ऊर्जा का उत्पादन करेंगी। अगर शरीर में इंसुलिन नहीं है या कम है तो हमारी कोशिकाएं जो हैं वो रक्त से पचे हुए भोज्य पदार्थ को कम या बिल्कुल नहीं लेंगी और शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ना के बराबर होगा। इसीलिए जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है उन्हें थकान बहुत जल्दी आती है, उनका वेट लॉस होने लगता है, उनके रक्त में शुगर पाई जाती है, क्योंकि वो जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिकाएं ले नहीं पाती, तो वो सर्कुलेट होता रहता है। तो जैसे ही टेस्ट किया जाता है तो शुगर की मात्रा बढ़ी जाती है, तो वो सर्कुलेट होता रहता है, यूरिन में शुगर मिलता है। तो इस चीज़ को हमें आज जान लेना है कि इंसुलिन बेसिकली कार्य क्या करता है। कोशिकाओं के लिए एक गेटवे तैयार करता है कि अगर इंसुलिन की सफिशिएंट मात्रा है तो कोशिकाएं पचे हुए भोज्य पदार्थ को लेकर ऊर्जा उत्पादन करेंगी, और अगर इंसुलिन कम या नहीं है तो कोशिकाएं जो है उस भोज्य पदार्थ को रिसीव नहीं कर पाएंगी और ऊर्जा उत्पादन जो है वो प्रभावित पूरी तरह से या बुरी तरह से हो जाएगा। तो इसे हमें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यह ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश देता है। मुख्य कार्य ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना, जिससे यकृत एवं पेशियों में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर दिया जाता है। इसको मैं समझा देता हूँ। ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गेटवे का कार्य करता है। दूसरा मुख्य कार्य ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करना, यानी हमारे द्वारा जो भोजन लिया गया है वो भोजन पचने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो
तैयार होगा और उसके उपापचय का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन के माध्यम से ही पूर्ण किया जाता है, क्योंकि वो कोशिकाओं में जाएगा, वहाँ से ऊर्जा उत्पादन होगा एटीपी के माध्यम से, और फिर हमारे शरीर में वो ऊर्जा जो है वो हमारे हमारे कार्य के लिए उपयोग की जाएगी। तो ग्लूकोज के उपापचय में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज जो बचेगा, जो बच रहा है, उसे वो शरीर के कई हिस्सों में, मोस्टली लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगा, और ये ग्लाइकोजन जो है वो एक रिजर्व एनर्जी के रूप में कार्य करता है, जिसे समय आने पर वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो ये कार्य भी इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं किया जाता है, यह पहला हार्मोन है जिसे पृथक किया गया। जीके के पर्पज से ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि अगर हमसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि ऐसा हमारे शरीर का या ऐसा कोई हार्मोन जो सबसे पहले पृथक किया गया, जिसके बारे में जाना गया हो, तो वो इंसुलिन ही है। जाना तो बहुत पहले हार्मोन्स के बारे में भी जा चुका है, लेकिन जो पृथक किया गया, जिसको अलग से सिंथेसाइज किया गया, वो पहला हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। इसके बाद हम देखते हैं पहला हार्मोन प्रोटीन जिसकी श्रृंखला ज्ञात की गई फ्रेडरिक सेंगर द्वारा 1958। तो फ्रेडरिक सेंगर 1958 में एक वैज्ञानिक थे, जिसे बाद में इंजीनियर, बाद में नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने सबसे पहले जो इंसुलिन हार्मोन है, जिसे जो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, बेसिकली प्रोटीन भी है, तो उसकी श्रृंखला को पृथक करने का कार्य जो है वो श्रृंखला ज्ञात की गई, वो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा था। और कृत्रिम इंसुलिन फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा खोजा गया। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन है, और इस रूप में आता है कि इंसुलिन की खोज किसने की। सामान्य तौर पे इसी रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मली जो आंसर्स रहते हैं, जो ऑप्शंस रहते हैं, उसमें लिखा रहता है बैटिंग एवं बेस्ट या बेस्ट एंड बैटिंग। तो इसमें से जो फ्रेडरिक बैटिंग है वो प्रोफेसर थे, और चार्ल्स बेस्ट जो है वो उनके विद्यार्थी थे। और इन दोनों ने कृत्रिम इंसुलिन फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने के द्वारा खोजा गया 1921 में। और सबसे पहले जो ये खोज थी वो सबसे पहले बैल में खोजा गया, और बैल की इंसुलिन को सिंथेसाइज करके अलग से कृत्रिम रूप से तैयार किया गया। और फिर इसके बाद सुअर की जो पैंक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल्स थी, उससे फिर वो सिंथेसाइज करके कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले बैल और उसके बाद सुअर। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे ये ना पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से इंसुलिन किसने बनाया है, कि ये पूछ लिया जाए कि कृत्रिम रूप से इंसुलिन सबसे पहले किस जानवर या किस मैमल्स में पाया से सिंथेसाइज किया गया या निकाला गया, तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा बैल, और उसके बाद फिर सुअर। ये घटना 1921 की है। आधुनिक कृत्रिम इंसुलिन पुनः संयोजन डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक यानी इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैंने बहुत खोज के इस चीज़ को निकाला है, और ये जीके के पर्पज से जरूरी भी है कि आधुनिक कृत्रिम इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, या आधुनिक रूप से कृत्रिम इंसुलिन कहाँ से उत्पादित किया जाता है। तो अब पुरानी टेक्निक्स पूरी बंद हो चुकी हैं, और आधुनिक रूप से कृत्रिम इंसुलिन जो है वो प्रयोगशाला में ही निर्मित किया जाता है। और जो टेक्निक यूज की जाती है उसे पुनः संयोजन डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक कहा जाता है। और ये ई कोलाई का प्रयोग कर बनाया जाता है। ई कोलाई के अलावा कुछ और भी कवक हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, पर मोस्टली बड़े तौर पे औद्योगिक स्तर पे ई कोलाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में इंसुलिन अब आधुनिक तौर पे बनाया जा रहा है, उसमें ई कोलाई का इस्तेमाल किया जाता है। और तकनीक जो है वो पुनः संयोजन डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो इंसुलिन है उसका मुख्य कार्य जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में है, और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कॉमनली हम जानते हैं वो ये है कि शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी शुगर की मात्रा को सामान्य स्तर पर बना के रखता है। और अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम स्रावित होगी या नहीं स्रावित होगी, तो यही रक्त शर्करा जो है वो ऊपर की तरफ इसका चली जाएगी, यानी इसकी रक्त शर्करा की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, और इसके कारण जो है हमारे
जो ऑर्गन्स हैं, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, तो धीरे धीरे उनके डैमेज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हमें सीधा और सटीक ये समझ लेना है कि रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन जो है वो करती है। अब हम देखते हैं ग्लूकेगॉन के बारे में। जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो है वो 29 अमीनो अम्लों से बना एक पेप्टाइड हार्मोन है। यहाँ पे हमें एक चीज अलग देखने को मिली, वो है पेप्टाइड। इसके पहले जो इंसुलिन था वो था पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो कि 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना एक प्रोटीन था। वहीं दूसरी तरफ जो ग्लूकेगॉन है वो 29 अमीनो अम्लों से मिलकर बना एक पेप्टाइड हार्मोन है। यानी ये हार्मोन है, ये पूरी तरह से प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसमें 29 प्रकार के ही अमीनो अम्ल मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो 29 अमीनो अम्लों से मिलकर बना पेप्टाइड हार्मोन है। और जो महत्वपूर्ण चीज है कि इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं से निकलता है, वहीं ग्लूकेगॉन जो है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और मुख्य कार्य जो है वो ये है कि जो इंसुलिन जो अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रहा है, उस ग्लाइकोजन को जरूरत पड़ने पर, यानी जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की जरूरत हो और उसकी पूर्ति हमारे द्वारा ना की जा रही हो, या हम ना कर पा रहे हो, या हमारी फास्टिंग की कोई लंबी स्टेज चली आ रही है, तो ऐसे में वो स्टोर किए गए ग्लूकोज को, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया गया है, उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन करता है, जो कि अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और 29 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो एक बार फिर देखते हैं कि 29 अमीनो अम्लों से मिलकर बना पेप्टाइड हार्मोन है, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकेगॉन के बारे में हमें इतना, हर हाल में इतना हमें ध्यान रखना है। तो इंसुलिन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और ग्लूकेगॉन के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिए। आइए अब हम जानते हैं सोमेटोस्टेटिन के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं सोमेटोस्टेटिन के बारे में। तो सोमेटोस्टेटिन एक तीसरा और अति महत्वपूर्ण हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है, और बेसिकली ये गामा या डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। तो जैसा हमने पढ़ लिया कि इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिकाओं से, ग्लूकेगॉन जो है वो अल्फा कोशिकाओं से, और अब सोमेटोस्टेटिन जो है वो डेल्टा या गामा कोशिकाओं से निकलता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में डेल्टा और गामा में से कोई एक भी पूछा जा सकता है। तो डेल्टा या गामा कोशिकाओं से निकलता है, और ये एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। और सबसे महत्वपूर्ण जीके के पर्पस से जानने लायक इसमें ये है कि ये एक निरोधात्मक हार्मोन जो है वो होता है। इसकी बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो है वो 14 प्रकार के, और दूसरा जो है वो 28 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो एक प्रकार जो है वो 14, दूसरा प्रकार जो है वो 28 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। दूसरा ये एक निरोधात्मक हार्मोन होता है, और ये ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ में प्रोलैक्टिन और इवन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन वगैरह के सिक्रीशन को भी सिक्रीट होने से रोकता है, उनका विरोध करता है। और उनके विरोध करने का पर्पस ये होता है कि ये अति स्त्रावण से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना खड़ा कर दें। तो जीके के पर्पस से ये जानना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है हर स्टूडेंट को, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो चाहे वो नॉन मेडिको हो, कि निरोधात्मक हार्मोन के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन निरोधात्मक हार्मोन होता है, तो हमारा जवाब होगा सोमेटोस्टेटिन, जो कि इंसुलिन, जो कि अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है, और गामा या डेल्टा जो कोशिकाएं होती वहां से निकलता है। तो ये एक निरोधात्मक हार्मोन होता है। इसके बाद जो इसका मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि ये जो पचा हुआ भोजन होता है, जो कि कोशिकाओं के द्वारा अब इस्तेमाल करना है ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो रक्त से लेकर और कोशिकाओं के पहुंचने तक की जो समय और जो गति होती है वो सोमेटोस्टेटिन के द्वारा निर्धारित होती है। और सोमेटोस्टेटिन बेसिकली करता क्या है कि जो ये स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन की जो दर और गति होती है उसको
कम करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे कोशिकाएं धीरे धीरे आराम से पचे हुए भोजन को ग्रहण कर सकें और आराम से ऊर्जा उत्पादन में अपना सहयोग कर सकें। तो सोमेटोस्टेटिन के बारे में जहाँ तक मेरा ये मानना है कि आप लोग अभी तक बहुत कम जानते थे, तो सोमेटोस्टेटिन के बारे में हमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध के रख लेनी है। पहला ये कि ये डेल्टा या अल्फा कोशिकाओं से, डेल्टा या गामा कोशिकाओं से निकलता है, पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, एक 14 और दूसरा 28 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना पेप्टाइड हार्मोन होता है। तीसरा, यह एक निरोधात्मक हार्मोन होता है, यानी किसी भी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को रोकने का प्रयास करता है, उसके सिक्रीशन पे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, इवन इंसुलिन भी क्यों ना हो, उसको रोकने का प्रयास ये करता है, यानी निरोधात्मक हार्मोन है, इसे हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका काम होता है स्वांगीकरण, यानी एस्टिमुलेशन की दर को बढ़ा देना, यानी बचे हुए भोजन का कोशिकाओं के द्वारा इस्तेमाल करने की जो दर है उसे बढ़ा देना। तो आइए हम जानते हैं जनन ग्रंथियों यानी गोनड्स के बारे में। और जनन ग्रंथियों में हम 2 तरह के हार्मोन्स पढ़ेंगे, पहला मादा या फीमेल्स हार्मोन और दूसरा नर या मेल हार्मोन। और हम इन्हें एक सिंगल लाइन फैक्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे, और मेजर डिफरेंशिएशन करने के लिए चूंकि हमें आसानी हो इसलिए हम सिंगल लाइन फैक्ट्स पढ़ेंगे और इनकी बारीक चीज़ों को पकड़ लेंगे, और उतना ही हमारे काम का है। तो जो फीमेल हार्मोन होते हैं बेसिकली 3 तरह के होते हैं, और महत्वपूर्ण हार्मोन 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो ओवरी से सिक्रीट होते हैं। तो इसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स से निकलता है, ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है यौवनावस्था को प्रारंभ करना, और यौवनावस्था में आने वाले जो लैंगिक परिवर्तन है उनको विकसित करना। इसका मुख्य कार्य होता है एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, और यौवनावस्था के लक्षणों को प्रारंभ करना और यौवनावस्था में होने वाले लैंगिक लक्षणों को विकसित करना, ये कार्य जो होता है वो एस्ट्रोजन का होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे ये एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा स्थापित होता है, यौवनावस्था के लक्षणों तथा अंगों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा हार्मोन है जो ओवरी से निकलता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, और जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है गर्भावस्था के निर्धारण का या गर्भधारण के निर्धारण का। तो इसे गर्भधारण या गर्भावस्था के निर्धारण का हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही ये दुग्ध एवं दुग्ध ग्रंथियों के विकास को भी आगे ले जाता है, उसके लिए भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं होता है। तो जो पहला हमारा प्रोजेस्टेरॉन था वो यौवनावस्था के प्रारंभ और लैंगिक अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही गर्भ के लिए सहायक दुग्ध और दुग्ध ग्रंथियों के विकास में भी सहायक होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा स्रावित स्तन एवं दुग्ध ग्रंथियों के विकास में सक्रिय, इसे गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और तीसरा जो हमारा हार्मोन है वो है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन भी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो यूट्रस को यानी गर्भाशय को संकुचित होने से बचाए रखना है, जिसलिए गर्भाशय संकुचित ना होने पाए, और साथ ही जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है और सर्विक्स को चौड़ा करता है, साथ ही प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी नम बनाए रखता है, जिससे कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा है वो कहीं रुकने न पाए और आराम से जो है वो डिलीवरी हो जाए। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, सर्विक्स को चौड़ा करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम रखता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ये सब करने का, वो कार्य किया जाता है जन्म में सहायता के लिए, जिससे जन्म में बच्चे को कोई कठिनाई ना हो, कहीं फंसे ना, और उसको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो इस तरह हमने गोनड्स में फीमेल हार्मोन में 3 हार्मोन पढ़े। पहला एस्ट्रोजन जो कि ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है और यौवनावस्था यानी प्यूबर्टी के स्टार्टिंग का हार्मोन है, को स्टार्ट करने के जिम्मेदार है, और साथ ही
जो सेकेंडरी चेंजेस या जो जेनाइटल ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं यौवनावस्था में, उसके लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि दुग्ध ग्रंथियों और दुग्ध के उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ गर्भाधारण के निर्धारण का हार्मोन है, और ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। तीसरा रिलैक्सिंग हार्मोन, जो कि कार्पस ल्यूटियम से ही निकलता है और जो कि बच्चे के जन्म में सहायक है, और यह सर्विक्स को चौड़ा बनाए रखता है, गर्भाशय को संकुचित होने से रोकता है, साथ ही साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम बनाए रखता है, यानी ये जन्म में सहायता देने वाला हार्मोन होता है। उसके अलावा जो दूसरे प्रकार का हार्मोन है वो है नर हार्मोन, मेल हार्मोन, जो कि टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और टेस्टिस से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन है वो बेसिकली एंड्रोजन ग्रुप हार्मोन कहलाते हैं, जिसे एंड्रोजन समूह या एंड्रोजन ग्रुप कहते हैं। और इस एंड्रोजन ग्रुप में जो सबसे महत्वपूर्ण मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन ही वह मेल हार्मोन होता है जो मेल में यौवनावस्था के प्रारंभ को और यौवनावस्था के लक्षणों को और जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक मेल के लिए जो सबसे जिम्मेदार हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एंड्रोजन ग्रुप का हार्मोन होता है, और जो कि सिक्रीट होता है अंतराली कोशिकाओं यानी इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंटरस्टिशियल कोशिकाओं के से निकलता है। प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, प्रधान हार्मोन होता है, जनन अंगों के विकास एवं लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक लाइन में हम एक बार फिर देख लेते हैं। जो फीमेल हार्मोन होते हैं ओवरी से निकलते हैं। पहला हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, और जो भी प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं और जो जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होते हैं वो एस्ट्रोजन निर्धारित करता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और गर्भाधारण के निर्धारण का हार्मोन होता है, गर्भ को निर्धारित करने वाला हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। तीसरा है रिलैक्सिंग, जो कि बच्चे के जन्म में सहायक होता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और सर्विक्स को चौड़ा और सर्विक्स को चौड़ा बनाए रखता है, यूट्रस को रिलैक्स होने से रोकता है, साथ में प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम बनाए रखता है। साथ में फिर नर हार्मोन आता है, जो कि टेस्टिस से निकलते हैं, एंड्रोजन ग्रुप के हार्मोन होते हैं, पूरे ग्रुप को एंड्रोजन ग्रुप कहते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो कि इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से निकलता है, और मेल के सारे लैंगिक लक्षण जो होते हैं, चाहे वो प्यूबर्टी की, चाहे वो यौवनावस्था की स्टार्टिंग हो, चाहे वो जेनाइटल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो, उन सारे लक्षणों को निर्धारित करने वाला हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोनल डिसीज होते हैं उनका क्या कारण होता है। तो सारे हार्मोनल डिसीजेस को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। वो वीडियो मैं कल 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए।